हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमारा जो एंजाइम वाला चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने आप लोगों को एंजाइम की प्रॉपर्टीज मतलब एंजाइम के जो क्या क्या विशेषताएं होती है, एंजाइम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो सारे मैंने आपको लास्ट वीडियो तक एक्सप्लेन कर दिए थे। अब इसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन दी सेंस कि एक तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने 11th क्लास में भी आता है और आप लोगों को जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसमें भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि यदि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आपको आगे जाकर जो एंजाइम वाला पूरा चैप्टर है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग क्या समझेंगे, आज हम लोग समझेंगे एंजाइम के अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है होलो एंजाइम। ये जो होलो एंजाइम जो टर्म है, ये होलो एंजाइम जो टर्म है ये यूज की जाती है फॉर कंप्लीट एंजाइम। मतलब जब एंजाइम कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट से आसे कि इट इज रेडी टू एक्शन, मतलब वो अपनी क्रिया करने के लिए तैयार है और अगर वो सबस्ट्रेट से बाइंड होगा तो उस सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट्स में चेंज कर देगा। ठीक है ना। तो होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम के अंदर दो चीजें रहती है। होलो एंजाइम जो है उसमें दो पार्ट रहते हैं। एक जो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, और ये एंजाइम का कौन सा पार्ट होता है? ये प्रोटीन पार्ट होता है। क्योंकि मैं आपको जब से ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है आपको अनेक बार मैंने बता दिया है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। समस्त एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। कोई भी प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन एंजाइम के रूप में यदि वो वर्क कर रहा है मतलब वो उसका फिजियोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी के अंदर होता है। जब कोई प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है या किसी बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, इन सच कंडीशन उसे हम लोग एंजाइम कहेंगे, है ना। और यदि अगर वो उसका हमारी बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला रोल है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी मसल्स में, हमारी बोन्स में वो प्रोटीन्स होते हैं, तो वो अगर उस रूप में है तो उसे हम लोग प्रोटीन कहेंगे। जैसे एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ये हमारी मसल्स में पाए जाते हैं, मांसपेशियों में। हमारी हड्डियों में होते हैं ओसिन प्रोटीन, हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, उपास्थि होते हैं, उनमें होता कॉन्ड्रिन प्रोटीन, है ना। तो ये जो है ये सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन होता है, कीरेटिन प्रोटीन होता है। कोलेजन प्रोटीन हमारी स्किन में होता है, कीरेटिन प्रोटीन हमारे नाखून में और बालों में होते हैं, है ना। तो ये हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चरल रोल है जो मैंने प्रोटीन वाले पार्ट में भी आपको समझाए थे। यदि होलो एंजाइम जो है तो उसका जो एपो एंजाइम वाला पार्ट रहता है वो कहलाता है उसका प्रोटीन भाग। अब उसके बाद जो एंजाइम का नॉन प्रोटीन मोइटी, नॉन प्रोटीन वाला जो पार्ट रहता है, वो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट जो रहता है वो कहलाता प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। और ये प्रोस्थेटिक समूह जो रहता है, ये प्रोस्थेटिक समूह इट मे बी ऑफ टू टाइप। ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये कोएंजाइम हो सकता है या ये कोफैक्टर हो सकता है। ठीक है, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और वो इस एपो एंजाइम से जुड़ेगा तो कोफैक्टर या कोएंजाइम होता है। अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम समझेंगे, पर पहले हम लोग होलो एंजाइम को समझ लेते हैं कि होलो एंजाइम
किस कंडीशन में कहलाएगा। तो सपोज करो ये मैं एक डायग्राम में बना के बता रहा हूं आपको, एक सिंपल सा। ये आपका एपो एंजाइम है मान के चलो, ठीक है ना। इस एपो एंजाइम से या तो ये कोएंजाइम या फिर ये कोफैक्टर, ये कोएंजाइम है, ये कोफैक्टर है ना। ये दोनों में से एक चीज भी और चीज क्लियर करेंगे कि कोई एक पार्ट इससे जाकर जुड़ेगा। सपोज करो ये आपका एपो एंजाइम हो गया, है ना। इस एपो एंजाइम से ये आपका कोएंजाइम जुड़ जाएगा। मान के चलो अगला डायग्राम और बना के समझ लेते हैं। ये आपका इससे ये कोफैक्टर कोएंजाइम आकर जुड़ गया है, ये कोएंजाइम जुड़ गया है। नाउ इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम इज द कंप्लीट एंजाइम, ये होलो एंजाइम कहलाएगा। या फिर अगर इससे कोफैक्टर जुड़ गए तो ये होलो एंजाइम कहलाएगा, और होलो एंजाइम वास्तविक एंजाइम होता है। तो एक होलो एंजाइम के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो एपो एंजाइम जो कि एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है, और एक उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी ऑफ टू टाइप, कोएंजाइम एंड कोफैक्टर। अब आपसे क्या डेफिनेशन पूछेंगे, क्या परिभाषा आ सकती है एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपसे ये पूछ सकते हैं एपो एंजाइम क्या है। तो एपो एंजाइम अगर डेफिनेशन आए तो अपने को क्या लिखना है, किसी भी एंजाइम का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है। फिर आपसे पूछे होलो एंजाइम क्या है, जब एंजाइम के प्रोटीन भाग जिसे हम एपो एंजाइम कहते हैं उससे कोई प्रोस्थेटिक समूह या तो कोएंजाइम या कोफैक्टर जुड़ जाता है तो उसे हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं। मतलब एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड दैट प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी कोएंजाइम और कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम इज द रियल एंजाइम। ठीक, ये आपका दो डेफिनेशन हो गई, होलो एंजाइम और एपो एंजाइम। अब तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के अंदर, इसको बहुत पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन पूछते हैं वो कि कोएंजाइम और कोफैक्टर में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड कोफैक्टर। तो कोएंजाइम और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है समझें ध्यान से। कोएंजाइम जो रहता है वो ऑर्गेनिक नेचर का सब्सटेंस होता है, मतलब कार्बनिक प्रकृति का पदार्थ होता है। और जो कोफैक्टर होता है वो कोफैक्टर होता है किसी भी मतलब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इसमें कार्बन नहीं होता है। ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली होते हैं मेटल्स, धातुएं, जैसे जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये सब अगर है तो उसे हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। कोएंजाइम जो रहते हैं इस एपो एंजाइम से ढीले रूप से जुड़े होते हैं, मतलब वो टाइटली बाउंड नहीं होते, मीन्स कोएंजाइम्स आर नॉट टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम्स, और दे कैन इजीली बी सेपरेटेड। हम उनको आसानी से
पृथक कर सकते हैं, जबकि कोफैक्टर इस एपो एंजाइम से बहुत टाइटली जुड़े होते हैं, बहुत क्लोजली और बहुत फर्मली जुड़े होते हैं, सो दे कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। इनका हम लोग सिंपल जो डिफ्यूजन मेथड होती है, विसरण, उसके द्वारा हम इसे पृथक नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि कोएंजाइम कोफैक्टर एपो एंजाइम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, संयोजक बंध, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोफैक्टर। ठीक है। और कोएंजाइम जनरली विटामिन होते हैं। कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो कोफैक्टर्स होते हैं वो जनरली कोई नॉन ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और जनरली ये मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोएंजाइम का NAD, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा FAD, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और कोफैक्टर का एग्जाम्पल हो जाएंगे, मैंने अभी बताया, मेटल्स जैसे आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, ये कोफैक्टर के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड कोफैक्टर। ये कोएंजाइम और कोफैक्टर में डिफरेंस है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू, दोनों में समानता क्या है, तो दोनों में ये समानता है कि दोनों एंजाइम के होलो एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब एक सहायक ग्रुप होते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंड बहुत सारे एंजाइम में ये ग्रुप जब तक नहीं जुड़ेंगे, आइदर कोएंजाइम और कोफैक्टर, द एंजाइम इज नॉट इन फंक्शनल स्टेट, वो एंजाइम क्रियात्मक अवस्था में, क्रियात्मक दशा में नहीं रहेगा। तो इनका एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एंजाइम के प्रोटीन पार्ट दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम लोग इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो दोनों प्रोस्थेटिक ग्रुप है, डिफरेंस भी बताया मैंने आपको, सिमिलरिटी भी बताई। इसी प्रकार से एक और टर्मिनोलॉजी एंजाइम से रिलेटेड आती है, वो है आइसो एंजाइम। ये भी डेफिनेशन परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, व्हाट इज आइसो एंजाइम। आइसो जहां शब्द आ जाए, ISO, इसका मतलब होता है सेम, इक्वल। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, मतलब जिनकी अणु संरचना या जिनकी आणविक संरचना और उनका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब उनका अणुभार, आणविक भार डिफरेंट होता है, बट उनका फंक्शन सेम होता है। तो ऐसे एंजाइम जिनकी अणु संरचना या जिनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भिन्न होती है, बट उनका कार्य समान होता है, ऐसे एंजाइम को हम लोग आइसो एंजाइम कहते हैं। द एंजाइम्स विच आर हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन आर कॉल्ड आइसो एंजाइम। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं, उसके 5 पॉसिबल फॉर्म होते हैं, 5 पॉसिबल रूप होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, पर उनका सबका फंक्शन एक ही होता है, सबका कार्य एक ही होता है। ऐसे एंजाइम को हम लोग आइसो एंजाइम्स कहते हैं। ये एक और आपको चौथी एंजाइम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी मिली।
एक और एंजाइम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं प्रो एंजाइम या जाइमोजन। वो और समझ लेते हैं। प्रो एंजाइम मतलब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं और किसी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस में या किसी मेटल की प्रेजेंस में वो इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव फॉर्म में चेंज होते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक एंजाइम होता है जो हमारे स्टोमक में, हमारे अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित होता है और प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है ये हमारे स्टोमक के अंदर, हमारे अमाशय में। तो ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है और ये HCl की प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में पेप्सिन में चेंज होता है। तो पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम है और पेप्सिन एंजाइम, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में HCl कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, अक्रिय रूप में रहते हैं। ऐसे एंजाइम को हम लोग प्रो एंजाइम या जाइमोजन्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये प्रो एंजाइम या जाइमोजन्स किसी पर्टिकुलर कैटेगलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में या सक्रिय रूप में एंजाइम में स्त्रावित होते हैं। और इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम और उसके बाद पेप्सिन रियल एंजाइम या उस एंजाइम का रिएक्टिव फॉर्म। अब अपने दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट सो हैपन कि ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं और फिर एक्टिव होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे स्टोमक में ये एंजाइम फूड सीक्रेट होने से पहले, फूड जाने से पहले ही सीक्रेट हो जाते हैं। मतलब इनका स्त्रावण हमारे अमाशय में, खाना जब हम भोजन करते हैं उसके पहले ही ये सीक्रेट हो जाते हैं। अब क्या गारंटी कि हम खाना खा ही लेंगे? अगर ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो गए और यदि उनको फूड नहीं मिला तो ये हमारे स्टोमक की वाल के ऊपर, स्टोमक की सेल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई ये एंजाइम जो रहते हैं, ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल आपका नया टर्मिनोलॉजी सीखी। तो आपने एंजाइम से रिलेटेड आज कितनी टर्मिनोलॉजी सीखी? होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम, कोफैक्टर, आइसो एंजाइम और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट दैट इज प्रो एंजाइम और जाइमोजन्स। तो ये सब चीजें हैं, बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट या तो ये डेफिनेशन आ सकती है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम आए तो आप तो केवल इतना सा डायग्राम बना देना, रे डायग्राम। एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट या प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम या कोफैक्टर, दोनों मिलकर होलो एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद हमारा इस एंजाइम में एक और अगला कॉन्सेप्ट है, वो है एंजाइम का नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब एंजाइम का नामकरण। एंजाइम का नामकरण जो रहता है उसके लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, मतलब IUB एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस IUB ने एक बहुत ही सिंपल एक रूल बनाया। उन्होंने बताया कि जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर, जिस भी क्रियाधार के ऊपर एंजाइम एक्शन करेगा उसके एंड में सफिक्स ASE लगा देंगे, एज, है ना। पहले ये लिटिक भी यूज किया जाता था, लाइटिक, LYTIC, ठीक है ना। या तो लाइटिक या एस शब्द यूज करेंगे। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम को कहेंगे प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले या
उसको ब्रेक करने वाले एंजाइम कहलाएंगे अमाइलेज। उसी प्रकार से आपका लिपिड्स का डाइजेशन करने वाले जो एंजाइम कहलाएंगे वो कहलाएंगे लाइपेज। उसी प्रकार न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाले एंजाइम कहलाएंगे न्यूक्लिएज। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जब डीएनए के ऊपर कोई एंजाइम एक्शन करेगा तो कहलाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, और आरएनए के ऊपर करेगा तो कहलाएगा राइबोन्यूक्लिएज, है ना। इसके अलावा कभी कभी क्या रहता है कि कब कोई एंजाइम जो रहता है किसी एक पर्टिकुलर सोर्स या कोई पर्टिकुलर प्लांट से ऑब्टेन होता है, जैसे पपीता होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में पपाया कहते हैं। उस पपाया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता पेपेन, तो उनने पपाया में के नाम से आधार पर उस एंजाइम का नाम क्या रख दिया, उन्होंने पेपेन रख दिया। बट जो यूनिवर्सल नेम है वो यूनिवर्सल नेम ये है कि जितने भी एंजाइम का नाम का नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें यह ध्यान रखते हैं कि वो जिस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा या जिस सबस्ट्रेट के ऊपर वो एक्शन करेगा उसके एंड में हम लोग AAC लगा देंगे, एस। इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है एंजाइम में, वो एंजाइम का क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन IUB ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने, पूरे एंजाइम जितने भी लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं उन सारे एंजाइम्स को 6 क्लासेस में बांटा है। ये फिगर याद रखना, 6, मतलब ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आता है कि इन हाउ मेनी क्लासेस द एंजाइम्स आर ग्रुप्ड, मतलब कितने वर्गों में एंजाइम्स को बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो उसका सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल है 6 क्लासेस में। वो 6 क्लासेस क्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।